जब पूरी दुनिया गाजा के अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों पर हमला करने के लिए इजराइल की सेना की कड़ी निंदा कर रही है, तब इजराइल की सेना ने जमीन के नीचे दफन हमास के आतंकवादियों का कड़वा सच पूरी दुनिया को लाइव दिखाया है। इजराइल की सेना को गाजा शहर में स्थित बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल के पास एक ऐसी सुरंग मिली है जहां हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के नागरिकों को ही बंधक बनाकर रखा हुआ था और यह आतंकवादी वहां मौजूद एक अस्पताल और एक स्कूल की आड़ में इस सुरंग में छिपकर रह रहे थे। इसी सुरंग में इन आतंकवादियों ने इजराइल की महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को बंधक बना रखा था। इजराइल के एक सैनिक ने, वहां के एक प्रवक्ता ने, इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने हमास के इस सुरंग का वीडियो बनाकर संयुक्त राष्ट्र, WHO और मुस्लिम देशों से यह सवाल पूछा है कि अगर हमास के आतंकवादी गाजा के अस्पताल, स्कूल और मस्जिदों को आतंकवादी अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अगर इन अस्पतालों के नीचे इस तरह की सुरंगें हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इजराइल को क्या करना चाहिए? क्या इजराइल को दुनिया को यह नहीं बताना चाहिए कि दुनिया गाजा की जिन इमारतों को अस्पताल बताकर यहां हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जता रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, वो अस्पताल असल में हमास के आतंकवादियों का अड्डा बने हुए हैं और इन अस्पतालों ने के नीचे कई किलोमीटरों की सुरंगें बनी हुई हैं और इन सुरंगों को इजराइल ने दुनिया को आज इस वीडियो के जरिए लाइव दिखाने की कोशिश की है। तो इजराइल ने असल में, वहां की सेना ने एक अस्पताल पर कब्जा किया, पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर वहां की सेना के एक प्रवक्ता ने ठीक एक रिपोर्टर की तरह वहां खड़े होकर एक वीडियो बनाया है और फिर उस वीडियो के जरिए उस अस्पताल और अस्पताल के नीचे सुरंग के में क्या होता है, आतंकवादियों का अड्डा कैसे वहां ऑपरेट करता है, यह सब कुछ इजरायली सेना के इस प्रवक्ता ने इस वीडियो के जरिए आज दुनिया को दिखाया है। इसलिए आज हम, आपको याद होगा कल भी हमने आपसे ये कहा था कि ये एक नैरेटिव वॉर है, हमास की तरफ से रोज नए नए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इस बार इजराइल ने भी सोचा कि वो भी इस बार हमास को एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो बनाए और आज ये वीडियो एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने है। आप भी देखिए कि अस्पताल के नीचे क्या होता है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया है, ये इजराइल की सेना ने बनाया है, इजराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने बनाया है, उस इलाके से बनाया है जिस इलाके को इजराइल की सेना ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। ये एक ऐसा इलाका है जहां वो बताते हैं कि हमास के एक बड़े कमांडर का पीछे घर है और ये घर एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जिसकी एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ एक अस्पताल है और फिर ये जो सैनिक है ये उस अस्पताल में लेकर जाता है, उस अस्पताल के साथ में जो एक सुरंग बनी हुई है वहां हमें लेकर जाता है और हम इंडिपेंडेंटली इस वीडियो को वेरीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना ने यह वीडियो पूरी दुनिया को बताया है और दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने इस वीडियो को स्वीकार किया है, इसलिए हम आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं। एक और खास बात आपके लिए देखने की है कि आजकल जो युद्ध हैं, नए जमाने के जो युद्ध हैं, ये सिर्फ हथियारों से, गोली और बारूद और रॉकेट और मिसाइल से नहीं लड़े जाते। युद्ध अब वीडियो से लड़े जाते हैं, वो युद्ध अब कम्युनिकेशन से लड़े जाते हैं। युद्ध जो है वो कम्युनिकेशन वॉरफेयर, उसका एक अलग वर्टिकल बन गया है और किस सेना की कहानी में कितना दम है, किस सेना की बातों पर लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है। हार और जीत इस बात पर निर्भर करती है क्योंकि युद्ध अब ऐसे हो गए हैं उसमें क्लियर कट हार जीत किसी की नहीं होती। जैसे अगर आपने रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा होगा, अब लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा आप नहीं बता सकते, लेकिन एक नैरेटिव सेट हो गया है। कुछ लोग सोचते हैं रशिया सही है, कुछ लोग सोचते हैं यूक्रेन सही है और यहां पर भी यही है। गाजा में जो कुछ हो रहा है, इस युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा कह नहीं सकते, लेकिन अब दोनों तरफ से वीडियोस की भरमार आ रही है, दोनों तरफ से आपको लगातार वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। असल में अगर आपने देखा होगा कि हमास लगातार हर रोज अस्पतालों से वीडियोस बना बनाकर भेज रहा है और पूरी दुनिया का दिल पसीज जाता है उन वीडियोस को देखकर, क्योंकि उनमें बच्चों की मौत होते हुए दिखाई जाती है। उसमें बताया जाता है कि कैसे बच्चे, मासूम बच्चे, महिलाएं मारे जा रहे हैं और कैसे अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। इसलिए अब इजराइल ने भी ऐसे वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं और इजराइल ने आज इस वीडियो के जरिए एक बहुत बड़ा सबूत दुनिया के सामने पेश किया है।
असल में पहले इस तरह के वीडियोस मीडिया संस्थानों के जो रिपोर्टर्स होते थे वो बनाते थे ऐसे वीडियोस। हमारे जब संवाददाता युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो वो बनाते हैं इस तरह के वीडियोस पूरी दुनिया को और दर्शकों को समझाने के लिए कि यहां क्या हो रहा है। अब ये काम भी सैनिकों ने करना शुरू कर दिया है और ये कहना पड़ेगा कि सैनिक ने बिल्कुल एक अच्छे रिपोर्टर की तरह या अच्छे एंकर की तरह बहुत अच्छी तरह से इस पूरी स्थिति को समझाया है। बहुत अच्छी तरह से अस्पताल के नीचे जो तहखाने में चीजें हैं उसे उसने बताने की कोशिश की है। इस वीडियो के बाद आज हम 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC को यह चुनौती देना चाहते हैं कि क्या वो हमास के उन आतंकवादियों की निंदा करेगा जिन्होंने इजराइल के खिलाफ जिहाद के लिए गाजा के आम लोगों के अस्पतालों, स्कूलों और यहां तक कि मस्जिदों पर भी अपना कब्जा कर लिया और उनका भी दुरुपयोग किया। क्या वो सारी दुनिया के लोग जो हर रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमास पर अत्याचार हो रहा है, इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है, वो हमले बंद करें, अस्पतालों पर हमले ना करें, क्या आज इस वीडियो के बाद ये तमाम लोग अपनी राय बदलेंगे? हमास के आतंकवादियों ने गाजा की मस्जिदों और अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों को बारूद से भर दिया है, लेकिन मुस्लिम देशों में से एक भी देश ने इसके लिए हमास का अभी तक एक बार भी विरोध नहीं किया है, क्योंकि अगर हमास के आतंकवादी अस्पतालों का यह दुरुपयोग ना करते तो अस्पतालों पर हमले भी ना होते और इतने सारे मासूम बच्चों की जान बच सकती थी। सोचिए, जो मुस्लिम देश नुपुर शर्मा के एक बयान से आहत हो गए थे, आज उन देशों को इस बात से कोई एतराज नहीं कि हमास के आतंकवादी गाजा की मस्जिदों से इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं और गाजा के अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों का जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह भी कितना बड़ा मजाक है कि मस्जिदों से आतंकवादी हमले करने वाले हमास के कमांडर मुस्लिम देशों के लिए आज भी क्रांतिकारी बने हुए हैं, लेकिन जब इजराइल हमास के इन ठिकानों पर हमला करता है तो इजराइल इस्लाम विरोधी हो जाता है और ये मुस्लिम देश इजराइल को ही क्रूर बताने लगते हैं। हालांकि आज यहां बात सिर्फ मुस्लिम देशों की ही नहीं है। आज भी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते और इन देशों में हमारा अपना देश भारत भी है। भारत ने हमास के हमलों को आतंकवादी हमला माना है, लेकिन हमास को अब भी हमारे देश में आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल नहीं किया गया है और इसका कारण यह है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन लोगों की जान भी लेते हैं और खुद को राजनीतिक पार्टी साबित करने के लिए चुनाव लड़कर उनके वोट भी लेते हैं। और यही वजह है कि लोकतांत्रिक देशों की तरह आज हमास की भी अपनी एक सरकार है और हमास की भी अपनी एक संसद है जिस पर अब इजराइल के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। हमास वहां की जो गाजा की जो संसद है उसकी भी तस्वीरें अब आप देखिए। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इजराइल के सैनिकों ने हमास के संसद भवन को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब आतंकवादियों के इस संसद भवन पर इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2007 यानी 16 वर्षों के बाद हमास ने गाजा पर अपने नियंत्रण को अब खो दिया है और अब गाजा की स्थिति वर्ष 2005 जैसी हो गई है जब इजराइल ने गाजा से अपनी सेना को वापस बुलाकर डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट का पालन किया था। तो आज हम आपको वापस 2005 में लेकर जाना चाहते हैं। 2005 तक भी यही स्थिति थी, गाजा पर इजराइल का ही कब्जा था और अब फिर से गाजा पर इजराइल का कब्जा हो गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2005 के समझौते के तहत इजराइल 38 वर्षों के बाद गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन इस समझौते में कुछ ऐसी शर्तें थीं जिसकी वजह से हमास गाजा पट्टी पर कब्जा करने के 16 साल बाद भी यहां खुद को स्थापित नहीं कर पाया। और शर्त यह थी कि इजराइल गाजा से अपने सैनिकों को तो वापस बुला लेगा, लेकिन इसके बाद भी गाजा को बिजली, पानी, गैस और फ्यूल की सप्लाई इजराइल से ही लेनी होगी और इजराइल गाजा से लगी समुद्री सीमा को भी अपने नियंत्रण में ही रखेगा। उस समय पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी और हमास के आतंकवादी यही सोचते थे कि एक बार इजराइल की किसी भी तरह से गाजा से उसकी सेना लौट गई तो फिर वो सब कुछ अपने आप ठीक कर लेंगे। वो बस एक ही दिन का इंतजार कर रहे थे कि इजराइल की सेना यहां से एक बार लौट जाए और फिर देखो हम क्या करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। इन शर्तों के साथ यह समझौता लागू हुआ और इजराइल की सेना गाजा से लौट गई, लेकिन बाद में हमास को समझ में आया कि उसके लिए गाजा तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि इजराइल गाजा को बिजली, पानी, गैस और फ्यूल की सप्लाई नहीं करता। यानी जब तक
गाजा की ये जो पूरी सप्लाई है बिजली, पानी और गैस की, ये जब तक इजराइल के हाथ में है तब तक हमास कुछ खास नहीं कर पाएगा। और आज भी इजराइल इन शर्तों की वजह से गाजा में इतना मजबूत बना हुआ है और हमास सब कुछ करके भी गाजा में इतना कमजोर है। और उसका कारण यही है कि जो पूरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी और जो जिसको आप कह सकते हैं कि जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जिंदा रहने के लिए जो कुछ चाहिए, वो सब कुछ आज भी वो पूरी सप्लाई इजराइल के हाथ में है। इजराइल और हमास के इस युद्ध के बीच दुनिया उस युद्ध को शायद भूल गई जो आज से 628 दिन पहले शुरू हुआ था। और जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो इसकी भी बड़ी चर्चा थी। और आपको याद होगा, जैसे आज दिन भर गाजा का ये युद्ध छाया रहता है भारत के मीडिया में, कुछ समय पहले तक यूक्रेन और रशिया का ये जो युद्ध था ये छाया रहता था और अब तक इसमें भी हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हम रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे उस युद्ध की बात कर रहे हैं जो रशिया को अब एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस रशिया के पास कभी इतने हथियार होते थे कि वो एक समय में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की सेनाओं को हथियारों की आपूर्ति करता था, हथियार बेचता था, दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का विक्रेता था। आज वही रशिया हथियारों की कमी की वजह से संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसके ज्यादातर हथियार इस युद्ध में खर्च हो गए। अमेरिका के एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने ऐसे कई देशों की सेनाओं से हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स और दूसरे हथियार अब वापस मांगे हैं जो हथियार उसने इन देशों को रक्षा समझौतों के तहत किसी जमाने में निर्यात किए थे यानी बेचे थे। और इन देशों में इजिप्ट, पाकिस्तान, बेलारूस और ब्राजील जैसे देशों के नाम हैं। ऐसा दावा किया गया है कि रशिया इन देशों पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि उसने इन देशों को जो हेलीकॉप्टर्स निर्यात किए थे, ये देश उन हेलीकॉप्टर्स के इंजन और उन हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स अब रशिया को वापस लौटा दे, क्योंकि अब रशिया को हेलीकॉप्टर्स की सख्त जरूरत है और वो इतनी जल्दी नए हेलीकॉप्टर्स का निर्माण कर नहीं सकता, इसलिए दूसरे देशों से अपने ही बेचे गए हेलीकॉप्टर्स को वापस खरीद रहा है। इसके बदले में रशिया इन देशों का बकाया माफ करने के लिए तैयार है और उसने ये प्रस्ताव भी रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इन हेलीकॉप्टर इंजन्स और हथियारों को वापस खरीदने के लिए इन देशों के साथ एक नई डील भी कर सकता है। लेकिन इससे आप समझ पाएंगे कि रशिया को हथियारों की कितनी सख्त जरूरत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट को रशिया ने MI8 और MI7 जैसे हेलीकॉप्टर्स निर्यात किए थे, लेकिन अब रशिया चाहता है कि इजिप्ट उसे इन हेलीकॉप्टर्स के 100 से ज्यादा इंजन्स वापस लौटा दे। और यह भी दावा किया गया है कि इजिप्ट ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है और यह प्रक्रिया दिसंबर के महीने से यानी अगले महीने से शुरू हो सकती है। इसी तरह रशिया ने पाकिस्तान को MI35M सीरीज के हेलीकॉप्टर्स बेचे थे, जिनमें से कम 4 हेलीकॉप्टर्स के इंजन अब रशिया ने पाकिस्तान से वापस मांग लिए हैं। पाकिस्तान के ऊपर रशिया का इतना पैसा बकाया है कि वो चाहकर भी ये इंजन वापस लौटाने से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि रशिया ने इस बारे में अब तक उससे कोई चर्चा नहीं की है, उन्होंने डिनाई किया है। इसके अलावा रशिया ने बेलारूस और ब्राजील से भी निर्यात किए गए हेलीकॉप्टर्स के इंजन वापस मांगे हैं और यह बात पूरी दुनिया को अब हैरान कर रही है। पूरी दुनिया में जो 5 देश सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करते हैं, उनमें 40% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है और 16% हिस्सेदारी के साथ रशिया दूसरे स्थान पर है। फ्रांस 11%, चीन 5.2% और जर्मनी 4.2% की हिस्सेदारी के साथ 5वें स्थान पर हैं। यानी ये दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के निर्यातक देश आपकी स्क्रीन पर है। रशिया की स्थिति भारत के लिए भी बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा 45% हथियार आज भी रशिया से खरीद रहा है। तो भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि हम अपने 45% हथियार अब भी रशिया से खरीदते हैं। हम 29% हथियार फ्रांस से खरीद रहे हैं और 11% हथियार हम अब अमेरिका से खरीद रहे हैं। अब यह दावा है कि रक्षा समझौतों के तहत रशिया जो हथियार भारत और आर्मेनिया जैसे देशों को निर्यात करने वाला था, अब उन हथियारों का इस्तेमाल रशिया खुद अपने लिए इस युद्ध में कर रहा है और हो सकता है कि भारत को होने वाली हथियारों की सप्लाई रशिया अब डिले कर दे। यानी जो हमने उन्हें हथियारों का जो ऑर्डर दिया था, हो सकता है अब उसमें भी देरी हो जाए उसकी डिलीवरी में, क्योंकि रशिया भी क्या क्या करेगा। रशिया ने बहुत सारे देशों से हथियारों के सौदे
जो हैं वो कर रखे हैं, जैसे भारत से भी किया हुआ है, उन्हें हथियार डिलीवर करने हैं। और अब रशिया खुद अपने आप एक युद्ध में फंसा हुआ है, तो पहले अपनी जरूरत का सामान बनाए या दूसरे देशों की जरूरत का सामान बनाए। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का कहना है कि 628 दिन पहले 24 फरवरी 2022 को जब यह युद्ध शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक रशिया की सेना 323 हेलीकॉप्टर्स, 75 फाइटर जेट्स, 2000 टैंक्स, 4000 बख्तरबंद गाड़ियां और रशिया के 1 लाख से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए रशिया का नुकसान देखिए आप। और दूसरी तरफ यूक्रेन के भी 70,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। लेकिन यह देखिए रशिया का नुकसान कितना जबरदस्त नुकसान है। 323 हेलीकॉप्टर्स, 75 फाइटर जेट्स, 2000 टैंक, 1 लाख सैनिक मारे गए हैं अभी तक रशिया के। यह बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा एक ऐसे देश का जो अपने आप को दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में रखता है, जो एक जमाने में सुपर पावर हुआ करता था। एक ऐसा देश जो ये दावा करता है कि रशिया की जो सेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन सेनाओं में से एक है। लेकिन सोचिए 18 महीने के बाद भी रशिया की यह सेना यूक्रेन को हरा नहीं पाई है। ये एक बहुत बड़ी सीख है पूरी दुनिया के लिए। बड़ी बात यह है कि यह दुनिया के इतिहास का सबसे खर्चीला युद्ध साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में रशिया हर दिन इस युद्ध पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। कल्पना कीजिए, हर रोज 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा। और रशिया की सेना के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए ज्यादा हथियार तब तक नहीं बचेंगे, जिसकी वजह से रशिया ने जिन देशों को हेलीकॉप्टर्स और अपने हथियार बेचे थे, उनसे वो हथियार अब वापस मांग रहा है। और यहां बात सिर्फ रशिया की नहीं है, लगभग यही हाल यूक्रेन का भी है। अमेरिका की एक और मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन भी ऐसे कई देशों से अब वापस हथियार खरीद रहा है जिन्हें वो पहले हथियारों की सप्लाई करता था, और इनमें पाकिस्तान का नाम भी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने ब्रिटेन की मदद से पिछले साल अपनी सेना के हथियारों को ही यूक्रेन की सेना को बेच दिया। इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की 2 प्राइवेट कंपनियों के साथ डील की। ये 2 बड़ी कंपनियां हैं जो हथियारों की बहुत बड़ी सौदागर कंपनियां मानी जाती हैं। इनके साथ पाकिस्तान ने डील की है, जिसके तहत पाकिस्तान ने भारतीय रुपयों में सिर्फ 3000 करोड़ रुपए कमाने के लिए अपनी सेना के हथियार और एम्युनिशन यूक्रेन की सेना को बेच दिया। देखिए, सिर्फ 3000 करोड़ रुपए कमाने के लिए पाकिस्तान ने अपने हथियार बेचने शुरू कर दिए हैं। सोचिए, एक तरफ भारत के लोग हैं, भारत के लोग हर साल दिवाली पर लगभग 6000 करोड़ रुपए की शराब खरीद कर पी जाते हैं, 6000 करोड़ रुपए की। और पाकिस्तान सिर्फ 3000 करोड़ रुपए के लिए अपने हथियार बेचने पर मजबूर है। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ दिवाली के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि दिवाली पर हमारे देश के लोगों ने कहां-कहां कितना खर्चा किया है। और अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो इस बार दिवाली पर अकेले दिल्ली के लोगों ने 526 करोड़ रुपए की शराब खरीद ली है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसका इस दिवाली पर इस कदर दिवाला निकला हुआ है कि उसे सिर्फ 3000 करोड़ रुपए कमाने के लिए अपनी सेना के हथियार बेचने पड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार अब इस रिपोर्ट को गलत बता रही है, और यह जाहिर भी है कि अपने देश की जनता के सामने वो इस रिपोर्ट को स्वीकार कैसे करेगी, सही कैसे बताएगी। इसलिए उसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। यह खबर आपके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि अब हम आपको यह बता रहे हैं कि कोलंबिया दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर जंक फूड के खिलाफ बाकायदा एक कानून बना दिया गया है। यानी कोलंबिया में पास हुए इस ऐतिहासिक कानून के तहत वहां सभी तरह के हाईली प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर अब से अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, जो इस साल 10% टैक्स होगा, अगले साल 15% टैक्स होगा, और वर्ष 2025 से कोलंबिया के लोगों को जंक फूड पर 20% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। और यह दुनिया में पहली बार होगा जब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर इस तरह से किसी सरकार ने हेल्थ टैक्स लगाया है। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। ब्लैक एंड व्हाइट में हम हमेशा आपसे कहते हैं कि ये जो जमाना है, ये नया जमाना है। इस जमाने की चुनौतियां नई हैं, इस जमाने की समस्याएं नई हैं। ये चुनौतियां पहले नहीं थी, ये समस्याएं पहले नहीं थी, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है वो भी अब नया हमें ढूंढना पड़ेगा।
हम नई समस्याओं का जो हल है वो पुराने जमाने की सोच से नहीं कर सकते। अगर समस्या नई है तो उसका हल भी हमें नए तरीके से निकालना पड़ेगा, और ये एक नया तरीका है। हम आपको लगातार बताते हैं कि दुनिया भर में जो सरकारें हैं या जो लोग हैं वो कैसे नई सोच अब ला रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं और ये खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कॉस्मेटिक फूड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें नेचुरल तत्वों की जगह आर्टिफिशियल तत्वों का इस्तेमाल होता है और इसमें चीनी और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। खास बात इनकी है, इसमें चीनी भी ज्यादा होती है और नमक भी ज्यादा होता है, और ये दोनों ही चीजें अगर ज्यादा खाई जाएं तो आपके शरीर के लिए जहर होती है, और इन्हें लगातार खाने से डायबिटीज होती है और हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। चाहे आप चीनी खाएं या नमक खाएं, दोनों सफेद दिखते हैं, दोनों सफेद पाउडर जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में यह जहर है। और भी सरल भाषा में कहें तो बाजार में मिलने वाले चिप्स, स्नैक्स, पैकेट वाली नमकीन, पैकेट में मिलने वाले बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट्स, यहां तक कि कोल्ड ड्रिंक्स भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की श्रेणी में आते हैं। ये वो सारे चीजें हैं जिन्हें हमारे देश के युवा बड़े शौक से खाते हैं। हमारे देश में जो बच्चे हैं आपके परिवार में, वो बड़े शौक से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये पैकेट में बंद चिप्स को खाते हैं और आपसे जिद करके खाते होंगे। कोलंबिया में अब से इन सभी प्रकार के जंक फूड पर एक नया कानून लागू करके हेल्थ टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। अब से ये सारा जो खाना है ये वहां महंगा हो जाएगा, इस पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। कोलंबिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां लोगों को जंक फूड की अब लत लग चुकी है, और इसकी वजह से कोलंबिया के लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं और उनकी समय से पहले मृत्यु हो रही है। जंक फूड की वजह से इस समय कोलंबिया में औसतन एक व्यक्ति प्रतिदिन 12 ग्राम नमक खा रहा है, जबकि WHO के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां के लोग जंक फूड खा रहे हैं, इसलिए वो 5 नहीं 12 ग्राम नमक हर रोज खाते हैं। कोलंबिया में जंक फूड इतनी बड़ी महामारी बन चुका है कि वहां हर वर्ष सिर्फ जंक फूड की वजह से 76% मौतें हो रही हैं, और लगभग 5 करोड़ की आबादी वाले कोलंबिया में आज हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और हर 10 में से 3 लोगों को जंक फूड खाने की वजह से डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है। और यही कारण है कि कोलंबिया की सरकार ने अब सभी तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को सिगरेट की तरह खतरनाक मानते हुए इन पर वैधानिक चेतावनी लिखने के निर्देश दिए हैं और इन पर हेल्थ टैक्स लगाने का फैसला किया है, और ऐसा करने वाला कोलंबिया दुनिया का पहला देश है। लेकिन आज यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में भी इस तरह का कानून लागू करके जंक फूड पर हेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए? जिस तरह की चेतावनी सिगरेट के पैकेट पर आप देखते हैं कि इससे आपको कैंसर हो सकता है, क्या वैसी ही चेतावनी अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के पैकेट पर होनी चाहिए? आज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेट वाली नमकीन और दूसरे स्नैक्स खाने की वजह से भारत के लोग प्रतिदिन 9.5 ग्राम नमक खा रहे हैं। खाना चाहिए 5 ग्राम। हमारे देश में भी 9.5 ग्राम नमक लोग खा रहे हैं, और अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा नमक खाने वाले लोग बन जाएंगे। यानी नमक खाने के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन होंगे और नमक खाने के मामले में हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। और यह नमक भारत में लाखों लोगों को असमय मौत का उनके लिए कारण बन जाएगा। लाखों लोग असमय मारे जाएंगे सिर्फ इस नमक की वजह से। खतरनाक बात यह है कि कोलंबिया की कुल आबादी सिर्फ 5 करोड़ है, जिनमें 1.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज और हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं। लेकिन भारत में कोलंबिया जैसे 2 देशों की आबादी के बराबर यानी 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, और हमारे देश में हर साल हृदय रोग से 35 लाख लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत में जंक फूड के खतरों को लेकर कोई ना तो बात करता है और ना ही इसे अभी तक कोई गंभीर विषय माना गया है। आज भी अगर आप किसी के घर में भी चले जाएंगे तो आपको चाय के साथ खाने में भी यही जंक फूड मिलेगा। वर्ष 2020 में हुई एक स्टडी में पता चला कि भारत में 62% यानी लगभग 87 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, जो स्वस्थ नहीं कहे जा सकते, और जिन्हें खराब खान पान की वजह से लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हो चुकी हैं। तो सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी 62% आबादी अस्वस्थ है, वो देश आगे चल के क्या सुपर पावर बनेगा?
आगे चलकर कैसे विश्व गुरु बनेगा, आगे चलकर दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बनेगा जब हम काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इसके अलावा आज भारत के 39.5% यानी 55 करोड़ लोगों को पेट के मोटापे की शिकायत है। यानी 55 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, जिनकी तोंद निकली हुई है, जिनकी कमर के आसपास बहुत सारा फैट जमा है। आप भी जब बाहर जाते होंगे तो कल से एक जरा सर्वे करके देखिए कि जब आप भारत में बाहर जाते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कस्बे में जब आप बाहर जाएं तो एक बार जरा नजर डाल के देखिएगा कि आपके आसपास जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, बस में, ट्रेन में, बाजार में, टू व्हीलर पर, गाड़ी में, जहां भी आप देखिएगा, उनमें से कितने लोग आपको फिट दिखते हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका पेट बाहर नहीं निकला हुआ है। देखिएगा, एक सर्वे कीजिएगा और मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो अनफिट हैं, जो 100 मीटर भी दौड़ नहीं सकते, जो कोई ज्यादा काम नहीं कर सकते। और यह मोटापा शहरों में 40% लोगों को है और गांव में भी अब ये 23% लोगों को हो रहा है। इसी तरह भारत के 24% यानी 34 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। 35.5% यानी 50 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। और हमारे देश में 21% लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है और इसका एक बड़ा कारण है लोगों का लाइफस्टाइल और लोगों का खान पान। भारत में अक्सर लोग कहते हैं कि वो ज्यादातर घर में बना खाना ही खाते हैं या वो तो घर में ही खाना खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां लगातार हो रही हैं। तो इसका कारण यह है कि भारत में बहुत सारे लोग खाना तो घर पर ही बनाकर खा रहे हैं, लेकिन ये खाना असल में घर का होता नहीं है, बल्कि खाना बाहर का ही होता है। भारत के बहुत सारे लोगों ने अपनी रसोई को बाजार में बिकने वाले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम से भर लिया है, जिसमें नूडल्स प्रमुख है। आजकल हमारे देश में नूडल्स खाने का बड़ा शौक है, इसलिए जब आप बाहर की बनी चीजें घर में लाकर, घर में पकाकर उन्हें खाते हैं और ये कहते हैं कि आप घर का बना खाना खाते हैं, तो ये बात सही नहीं है। सच्चाई यह है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने अब अपनी रसोई को बाहर के जंक फूड से भरकर उसे एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह पता ही नहीं होगा कि पश्चिमी देशों में पिज्जा, बर्गर, पास्ता और बाकी के जंक फूड इसलिए इतने ज्यादा खाए जाते हैं क्योंकि पश्चिमी देशों में कभी भी खाने को लेकर एक बहुत मजबूत संस्कृति नहीं रही, लेकिन भारत के पास भोजन से जुड़ी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, जहां हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर भाषाएं और बोलियां तो बदल ही जाती हैं, लेकिन हमारे यहां हर कुछ किलोमीटर के बाद भोजन का स्टाइल और व्यंजन भी बदल जाते हैं। हमारे वेदों से लेकर पौराणिक मान्यताओं और महाभारत में अनेकों प्रकार के व्यंजनों का जिक्र है और भगवान श्री कृष्ण को लगने वाले 56 भोग की थाली के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। यह 56 भोग वाला देश है, फिर भी हमारे देश में लोग या तो चाइनीज फूड खाते हैं या इटालियन खाते हैं और या फिर अमेरिकन जंक फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि भारत के पास व्यंजनों की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारे देश के लोग पश्चिमी देशों से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने अपने मूल भोजन को छोड़कर पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मोमोज इन सबको अपना लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, आज हम अपने देश के खाने को छोड़कर चाइनीज फूड भी खाते हैं, थाई फूड भी खाते हैं, इटालियन भी खाते हैं, जापानीज भी खा रहे हैं और पश्चिमी देशों से हम बर्गर जो संस्कृति है वो तो हमने ले ही ली है। बड़ी बात यह है कि आज पश्चिमी देशों में तो भारतीय व्यंजनों की मांग बढ़ रही है और वहां के रहने वाले लोग भारत की मूंग दाल खाने के लिए पिज्जा और बर्गर से भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और वहां मूंग दाल को ग्रीन बीन्स के नाम से बेचा जाता है। लेकिन हमारे देश में लोग इसी दाल को छोड़कर विदेशों का अनहेल्दी खाना खा रहे हैं और खुद को बीमार कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा सुझाव यह है कि भारत सरकार को भी अब जंक फूड पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून लाना चाहिए, इससे पहले कि भारत की जो आबादी है ये और ज्यादा अनहेल्दी हो जाए, हम इस काबिल ही ना रहें कि हम आगे चलकर कोई काम भी कर सकें। भारत सरकार को हमारा सुझाव होगा कि वो जंक फूड पर एक नया कानून लाए और जंक फूड को रोकने के लिए जंक फूड पर भी अब अतिरिक्त टैक्स लगाया जाना चाहिए और लोगों को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन लगानी चाहिए कि लोग ये समझ सकें कि उन्हें जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है और हमें बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत के लोगों ने डायबिटीज के मामले में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं और डायबिटीज अगर कोई इवेंट होता ओलंपिक खेलों में तो हम गोल्ड मेडल जीत चुके होते। एक नई स्टडी के मुताबिक भारत में पिछले 4 वर्षों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 44% की वृद्धि हो गई है
वर्ष 2019 में भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटिक थे। अब यह आंकड़ा 10 करोड़ से पार जा चुका है और अनुमान है, आशंका है कि अगले कुछ वर्षों में डायबिटीज के यही 10 करोड़ मरीज 20 करोड़ हो जाएंगे। भारत के लोग चाहें तो अपना खान पान सही करके और लाइफस्टाइल बदलकर डायबिटीज की बीमारी से बच सकते हैं। जल्दी से आपको बता देता हूं, अगर आप अपने भोजन में 2/3 हिस्सा हरी सब्जियों और फलों का रखते हैं तो आपको डायबिटीज की बीमारी का खतरा बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप हर रोज आधा घंटा व्यायाम करते हैं तो भी आप इससे बच जाएंगे। तीसरा, अगर आप प्रतिदिन 25 ग्राम या उससे कम मीठा खाते हैं तो भी डायबिटीज होने का खतरा कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप समय से सो जाते हैं तो आपको डायबिटीज होने का खतरा 20% कम होगा। यह बात ध्यान से सुनिएगा, जो लोग रात में देर तक जागते हैं और इस दौरान मोबाइल फोन पर घंटों रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, उन्हें डायबिटीज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप रात में देर तक जागते हैं तो तुरंत इस आदत को छोड़ दीजिए, वरना आपको डायबिटीज पकड़ लेगी। वैसे ये कलयुग है और इस कलयुग का सच ये है कि अब लोगों के शरीर में तो शुगर बढ़ रही है, शरीर में शुगर बढ़ रही है, लेकिन उनकी जुबान लगातार करेले की तरह कड़वी होती जा रही है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं।